जब मेरे साथ वालों का क्लियर पूरी पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, ताकि जनवरी फरवरी मार्च में हम इस बुक को सिर्फ ऐसे ऐसे फटाफट कि एनक्लेक्स कैसे पढ़नी है, पीआर यादव कब पढ़नी है, ये बुक कब पढ़नी है, वो बुक कब पढ़नी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो नॉट सेट 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। देखिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, दे हैव सम आइडिया, उनके पास एक आइडिया है, उनके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके पास कुछ स्टडी मटेरियल भी है। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको अभी तक इस जो रेस की एक खास नॉलेज नहीं है। दे हैव नॉलेज बट एग्जैक्ट नॉलेज दे डोंट हैव। सो दिस वीडियो स्पेशली मेंट फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर दोज हु आर लाइक थिंकिंग अबाउट टू गिव ये जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं नर्सिंग रिलेटेड जितने भी आएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करे। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली क्या डिस्कस करूंगी कि हर तरफ बोला जाता है कि एनक्लिक्स पढ़ो, एनक्लिक्स पढ़ो, एनक्लिक्स पढ़ो, पर एनक्लिक्स कैसे पढ़ें, एनक्लिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनक्लिक्स पढ़ने में या फिर जिनको एनक्लिक्स स्टार्ट करने में या जिनको एनक्लिक्स का नाम सुनते ही इतना डर लगने लगता है। कि डर क्यों लगता है? सभी सोचते हैं कि हाँ, इसकी लैंग्वेज टफ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको हम पढ़े कैसे, शुरू कैसे करें। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एनक्लेक्स। व्हेन आई वाज स्टडिंग बीएससी नर्सिंग, तो जब मैं खुद का अपना बीएससी नर्सिंग, तो हमारे मेरे साथ की काफ़ी गर्ल्स ना लाइब्रेरी में बैठ के एनक्लेक्स स्टडी करती थी। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग व्हाट दे आर स्टडिंग, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी, अपनी बुक्स कम है जो ऐसे फालतू में और बुक्स पढ़ रहे हैं। बिकॉज उस समय हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि जो एनक्लिक्स की बुक है ये सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जिन्होंने फॉरेन जाना है। तो उस समय ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था। बट एट द एंड ऑफ द लाइक कोर्स, जो हम फोर्थ ईयर में हुए, देन आई आल्सो स्टार्ट लाइक पिकिंग दैट बुक। तो मैंने भी वो बुक पढ़ना स्टार्ट की, इतना रेगुलर बेसिस पे नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। तो उस समय मैं थ्योरी नहीं पढ़ती थी, उसके सिर्फ क्वेश्चंस करती थी। बिकॉज थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चंस का एक आंसर ठीक हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इट्स ओके फाइन। सबसे पहले हम लोगों को जब भी एनक्लिक्स बुक पढ़नी है तो हमें उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब आपने देखा है कि जो ये एग्जाम है हमारा नॉर्सेट का, ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, प्रीलिमिनरी एंड मेंस। ये एक अलग से मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है कि हाँ भाई, प्रीलिमिनरी का एग्जाम क्या है और मेंस का एग्जाम क्या है। सो दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप कुछ साल पीछे जाएं, जब हम लोगों ने 10+2 क्लियर किया था, 10+2 पास आउट होके निकले थे, तो उस समय जब जो लोग एमबीबीएस का एग्जाम देते थे तो उस समय भी ऐसे ही एग्जाम होता था कि पीएमटी के एग्जाम दो पार्ट्स में होते थे, प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, दो तरह के एग्जाम होते थे। सो दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट ओनली। ये फिर से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी। देखिए, बाय द टाइम आपको मे बी अपकमिंग ईयर्स में और खास चेंजेस देखने को मिले। तो चेंजेस एज कुछ बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे माइनर चेंजेस होंगे, बट वो चेंजेस इसीलिए होंगे ताकि हमारे प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेंस के एग्जाम के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। मेन चीज क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें नॉलेज हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज है बट उनको ये नहीं पता है कि नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर जो हमसे चीज पूछी गई है उसमें हमने कैसे अपने कॉन्सेप्ट को फिट करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्टडी सिस्टम का, जैसे कि हम स्टडी करते हैं खुद। और दूसरी चीज ये है, काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ें, हम कौन सी बुक से स्टार्ट करें। और तीसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ये आते हैं, उनको बस ये पता है कि नर्सिंग एक प्रोफेशन हमने कर लिया है, हम इसमें घुस गए, 4 साल बाद डिग्री करके निकल जाएंगे। इंडिया में इसकी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आजकल आ रही हैं, पर बेचारों को यही नहीं पता है कि उस सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बुक्स कैसे उठानी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। उनको बस ये पता है कि हाँ, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां जाएंगे, बैठ के पढ़ के आ जाएंगे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर कोचिंग के सहारे पढ़ना, आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग, कोचिंग उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनको नॉलेज थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस की जरूरत है, या लेकिन जो बच्चे ना कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना बहुत महंगी महंगी बुक्स परचेज कर सकते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैं बताऊंगी हाउ टू स्टडी ये जो हमारा एनक्लेक्स हमारा सॉन्डर्स की बुक है। बिकॉज मेन का जो एग्जाम है वो सिनेरियो बेस्ड है और इसी बुक से आएगा। इसी बुक से जो पैटर्न है मैक्सिमम क्वेश्चंस का वो यहीं से उठाया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारी इस एनक्लिक्स की बुक है इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके के आएंगे कि एक क्वेश्चन है, आपके पास एक सिनेरियो दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज इस बुक में तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि सिलेक्ट ऑल जो अप्लाई हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो 5-7 ऑप्शंस होगी, 3 या 4 आपको पिक करनी है। बट हमारे अभी जो आज की डेट है, अभी तक ऐसा कुछ भी हमारे एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। आने वाले सालों में या फिर इन फ्यूचर में भी नेक्स्ट नॉर्थ साइड के टाइम पे ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो पता नहीं, बट टिल द डेट ऐसा कोई है नहीं। तो देखिए, सबसे इजी तरीका क्या है नॉर्थ सॉन्डर्स पढ़ने का। जब भी आप कोई भी टॉपिक उठाएं, आप सबसे पहले, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स का कोई और कंपटीशन है ही नहीं। जो आप खुद लिख के पढ़ेंगे वो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। तो आपने जब भी कुछ भी पढ़ना है लिख के रखना है। अब लिख के रखना है तो बड़ी बड़ी कहानियां या स्टोरीज नहीं लिखनी है, छोटे छोटे एक लाइन का एक या दो लाइन का लिख के रखना है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको उठाएं तो एक क्विक रिव्यू दे सकें। नेक्स्ट टाइम जब आपने एग्जाम के लिए उठाना है, ये वीडियो इस टाइम पे मैंने इसलिए डाला है कि नेक्स्ट जो एग्जाम है अप्रोक्सीमेटली अप्रैल और मई के उसमें आएगा, तो तभी के लिए अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो सी हाउ आई स्टडीड, ये जो टॉपिक है, देखिए मैं आई यूज हाइलाइटर। तो कुछ बच्चों को अगर लगता है कि भाई हाइलाइटर यूज करने से बुक खराब हो सकती है, तो वो एक अपना अलग से रजिस्टर लगा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं मेन पॉइंट्स। बट आई यूज हाइलाइटर बिकॉज इन केस मुझे बार फिर से पढ़ना है तो मैं मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ूंगी। सी आई हाइलाइटेड द मेन पॉइंट्स विच आई फील कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता था अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो मैं भी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करती थी, तो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करती थी और साथ में लिख लेती थी। सो सी यू कैन यूज दिस मेथड, आप हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट्स को, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे जब भी आप नेक्स्ट टाइम बुक ओपन करें कि आपको ये चीज पढ़नी है या फिर कौन सा पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, सो हाईलाइटिंग द पॉइंट इज द फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखना है। आपने एनक्लिक्स बुक खोली होगी तो उसमें आप देखोगे कि इस बुक में ना बॉक्सेस दे रखे हैं। बॉक्सेस देखिए, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं यहाँ पे, इनमें दे रखे हैं। इन बॉक्सेस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन बॉक्सेस की ना इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। कोशिश कीजिए लिख के रख सकते हो तो लिख के रख लो, ताकि लास्ट में इतनी बड़ी मोटी वाली सॉन्डर्स नाक एनक्लिक्स उठानी पड़े। अगर आप नहीं लिख के रखना चाहते तो इसी बुक में पॉइंट आउट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आता है कि जो ये पॉइंट्स दिए हैं इनके हम निमोनिक्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो हमें याद रहे। जैसे हम बनाते हैं ना ये ABCD वाले जितने भी हैं, आगे वाले मेन लेटर्स का कुछ भी एक राइम सा बना लिया, तो ऐसा निमोनिक्स बना के रख लीजिए ताकि हमें याद रहे। तो निमोनिक्स के लिए एक आप अपनी अलग से एक छोटी हैंडबुक डायरी जैसी लगा लें, ताकि सारे निमोनिक्स उसमें लिख सको। तो ये निमोनिक्स अगर आप लिखेंगे तो देखना आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। तो ये 3 मेन तरीके थे जो आप इसको सॉन्डर्स को पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, इसमें इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ना है। सी देखिए, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ये पिरामिड से जैसे दे रखे हैं ये पॉइंट्स, ये वाले, इन पॉइंट्स को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी स्टोरी पढ़ लो लेकिन लास्ट में इस पॉइंट को छोड़ दो तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने इस पॉइंट को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ के एक बुक में अलग से जरूर लिखना है, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको एक बोलते हैं ना कि पूरी स्टोरी का एक लास्ट में एक मोरल निकालना है, जो वो आपको इन पॉइंट्स में मिल जाएगा। तो ये आप कोशिश कीजिए कि आप इन पॉइंट्स को जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट आता है कि जो इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं, अब देखिए यहाँ पे टेबल्स दिए हैं, उनके टेबल्स को भी इग्नोर नहीं करना है। मेन चीजें हैं ये जो इनमें पढ़ने वाली हैं, जो मस्ट हैं। देखिए टेबल इसमें जो मैंने अभी पेज ओपन किया है ये है 644 और ये है हमारा
फर्स्ट साउथ एशियन एडिशन, वैसे अदरवाइज ये 6th एडिशन के बेस पे वो किया है इन्होंने मॉडिफाई। तो इसमें एडिसन एंड कुशिंग सिंड्रोम है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, तो अगर बाय चांस मैं पूरी बुक पीछे से नहीं भी पढ़ती हूँ कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज का, तब भी मैं ये जो मैं इनका जो कंपैरिजन टेबल बनाया, अगर मैं इसी को स्टडी कर लूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एग्जाम में इस टेबल के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है एडिसन डिजीज का या कुशिंग सिंड्रोम का, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो आपने ये देखना है कि आप अपना टाइम सेव करते हुए मैक्सिमम चीज कैसे स्टडी करें। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टडी। आप इस बुक के जो टेबल्स हैं या फिर छोटे छोटे कॉलम्स हैं उनको जरूर स्टडी कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता है हमें अब इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं, आपने एक थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चंस पढ़ने हैं। थ्योरी के बाद क्वेश्चंस पढ़ने का द बेस्टेस्ट वे इज कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं क्वेश्चन करूं या मैं क्वेश्चन करूंगी तो उसका आंसर सही ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को सब चीज़ नहीं आती है, तो हमें ये चीज़ें सीखनी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको जो लग रहा है उसको आप पिक कर दो। देन उसके बाद अपना चेक कीजिए कि क्वेश्चन जो मैंने आंसर चूज़ किया है वो सही है या गलत। सही है तो ठीक है, अगर गलत है, सही है तो ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करके इसको चूज किया, वेदर द सेम कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दैट बुक और नॉट। अगर वो कॉन्सेप्ट सेम दिया है तब तो यू आर गोइंग इन अ करेक्ट ट्रैक। बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट एंड बुक्स कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, ट्राई टू कंपेयर दैट। आप अपना और बुक का दोनों को कॉन्सेप्ट कंपेयर कीजिए, आप उसका जो करेक्ट आंसर है उसको देखिए, वाई दिस आंसर इज करेक्ट। तो आपने वो चूज कर लिया, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अनकरेक्ट, जो गलत आंसर्स हैं उनको, तीनों ऑप्शंस को भी स्टडी कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, जो ये एनक्लिक सॉन्डर्स की बुक है, इसकी एक एक लाइन आपको दो दो तीन तीन चीज़ों को क्लियर करती है, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है। तो इसकी किसी लाइन को छोड़ना नहीं है। आपको लगेगा दिस बुक इज अ टाइम कंज्यूमिंग बुक, टाइम आपका इन्वेस्ट करवाएगी ये बुक स्टार्टिंग में, तो आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि ये जो न्यू ईयर आ रहा है हमने उसमें ये बुक एक बार पूरी पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, ताकि जनवरी फरवरी मार्च में हम इस बुक को सिर्फ ऐसे ऐसे फटाफट पढ़ें, जैसे हर 10 दिन के बाद एक बार फिर से देखते रहें। तो इस बुक का जो आपने क्वेश्चन है वो बता रही थी मैं, अब कैसे करना है। जो आपकी अनकरेक्ट, जो गलत आंसर्स हैं उसको भी रीजन उनका भी देखिए पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज जो गलत आंसर्स हैं उसमें तो हमें पता चलेगा ना कि ये गलत क्यों है, क्योंकि वो आंसर्स उस क्वेश्चन के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो किसी डिजीज का या फिर किसी और पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट तो बना ही होगा ना। तो आपने वो चीज जरूर करनी है। देखिए ये चीज मैंने खुद से ट्राई की है एंड दिस वाज द most beneficial method and this was the most accurate way to study this book, otherwise nobody is going to help you out कि ये बुक कैसे पढ़नी है आप लोगों ने। क्योंकि जब भी आप कहीं से कोचिंग लेंगे वो आपको एक पका पकाया मटेरियल आपके पास प्रोवाइड करेंगे, और वो आपको, ठीक है वो आपको गलत नहीं डील कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है ना। बट जब आप खुद से स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद स्ट्रगल करके किसी चीज की तरफ जाएंगे, तो यू विल नो द एग्जैक्ट हर्डल्स कि इस रास्ते में एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को खुद से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस बुक को खुद से जब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, इस बुक को एग्जैक्टली एक्सप्लोर कैसे करना है। और एक चीज और, आप जो स्टिकर्स होते हैं, स्टिकिंग्स होते हैं ना, कलरफुल एक स्टिकर्स आते हैं, फ्लैग्स आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी इस डिजीज कंडीशन के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइटर नहीं यूज करना, आप स्टिकर स्टिक कर सकते हैं, स्टिक नोट्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप, एक और तरीका है, एक बुक लीजिए, आप अपने नोट्स ऐसे बनाइए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई प्रिपेयर्ड माई नोट्स। ये थोड़े फट फुट गए हैं बेचारे, तो ये आप देखिए मैंने बनाया था, ये हमारे नॉर्मल एनाटमी का बनाया था मैंने स्टार्टिंग से। तो आप डायग्राम्स की हेल्प से बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स जब आप बनाएंगे तो आपको मे बी एग्जाम में पूरी लिखी हुई आपकी स्टोरीज याद ना आए, लिखे हुए पॉइंट्स याद ना आए, लेकिन एक पिक्चर तो जरूर आपके मन में उस समय आ जाएगी सामने, तो जो आपको इजीली आंसर करने में हेल्प करेगी। तो ये तो था कि हाउ वी कैन स्टडी द एनक्लिक सॉन्डर्स। अब बात आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिर भी प्रॉब्लम आती है एनक्लिक्स की स्टडी, थ्योरी स्टडी करने में।
तो उन लोगों के लिए मैं फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दो स्टूडेंट्स स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम इन स्टडिंग दिस NCLEX Saunders, they can at least like 10 to 12 days, not more than that. आप अपनी PR यादव की एक बार थ्योरी स्टडी कर लो, उसके बाद आप अपने NCLEX Saunders की तरफ मूव करो। PR यादव की थ्योरी थोड़ी इजी है, देखिए डिजीज कंडीशन विल रिमेन सेम, आप कोई भी बुक पिक कर लो, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक लैंग्वेज की वजह से हम थोड़ा स्टेप बैक कर लेते हैं। तो आप PR यादव की बुक से अपना थ्योरी स्टडी कर लो, उसके बाद आप अपनी NCLEX Saunders की तरफ मूव करें, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बनाया है ये इसलिए नहीं है कि हाँ आप लोगों को मतलब ऐसे थोड़ा डराना है या कुछ है, नहीं। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि जो बच्चे अभी जो बिगिनर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अभी 4th ईयर में हैं या फिर 4th ईयर जस्ट पास आउट करके निकले हैं, क्योंकि चीज़ें हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं कि NCLEX कैसे पढ़नी है, PR यादव कब पढ़नी है, ये बुक कब पढ़नी है, वो बुक कब पढ़नी है। ये आपको अपने हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से डेवलप करना है। तो दिस इज हाउ आई डेवलप्ड माई जो पाथवे है, मैंने अपना पाथवे इस तरीके से डेवलप किया एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू पीपल, ताकि आप भी उसी तरीके से स्टडी करो। और वन मोर थिंग, जिनका ये नॉर्सेट 5 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेड, ऐसा नहीं है। दिस एक सिंगल एग्जाम विल नॉट डिफाइन योर लाइक सक्सेस और फेलियर। आप एक एग्जाम में फेल हुए हैं तो फेल होना इज नॉट डिफाइंड कि आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया है। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ फेलियर। फेलियर की डेफिनेशन तब बनती है जब आप मुड़ के प्रिपेयर ना करो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, सो तब आप एग्जैक्ट मायने में फेलियर काउंट किए जाएंगे। हाँ, मेरा भी लाइक एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा एक बार MNS का क्लियर हुआ, उसमें इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, तो आई स्टार्ट क्राइंग। मैं 1 महीने तक रोती रही। पहले मैं तब रोई जब मेरे साथ वालों का क्लियर हो गया। मुझे इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उनका क्यों क्लियर हुआ, इसलिए रो रही हूँ कि भाई मेरा क्लियर नहीं हुआ। पहले मैं रोती रही रोती रही रोती रही, फिर उसके बाद जब उनके ज्वाइनिंग लेटर्स आए मैंने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1.5-2 महीने मैंने इसी में अच्छा खासा कलेश मचा के रोती रही। उसके बाद आई रियलाइज कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन सच थिंग्स। मैं अपनी जो फेलियर्स हैं उस पे, जो मेरी एक लैकिंग पॉइंट है उस पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वाई आई एम नॉट मूविंग टुवर्ड्स माई जो एक्चुअल टारगेट है, जो मेरा पाथवे है, मैं उसकी तरफ मूव क्यों नहीं कर रही हूँ। सो अगर आप ये चीज़ लेके अपने मन में चलेंगे तो डेफिनेटली नो बडी कैन बीट यू, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, घबराना नहीं है। ये बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और कुछ सालों तक आती रहेंगी, सो आप प्रिपेयर करते रहिए, आपके पास काफ़ी टाइम पीरियड है। और अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। यू कैन टेक्स्ट मी, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स के पास NCLEX Saunders खरीदने के जैसे काफ़ी जैसे कॉस्टली आती है, 2-2.5-3 हज़ार की बुक आती है। हमारे ज़माने में तो इतने की थी, अभी तो मुझे पता भी नहीं कितने की है। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को PDF दे दूंगी। अपना मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगी उस पर। बिकॉज हम हमेशा अभी हम उतने बड़े नहीं हो कि हम सबको फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, बट येस वी कैन गाइड समबडी, वी कैन सजेस्ट समबडी सम थिंग्स, और वी कैन हेल्प। लाइक मैं अगर आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो इससे बड़ी और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो दिस इज द ओनली वे आई कैन हेल्प यू पीपल आउट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर ये सजेशंस अच्छे लगे, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को भी ये सजेस्ट कीजिए कि हाउ यू कैन स्टडी। बाय बाय, टेक